नमस्कार मित्रों मैं आपका दोस्त जगमोहन जोगी। आप मोहन एजुकेशन ग्रुप के चैनल पर पढ़ रहे हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक, शेयर और दोस्तों सब्सक्राइब तो जरूर कर दें। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दोस्तों बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म में दोस्तों आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे दोस्तों बौद्ध साहित्य के बारे में दोस्तों आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने ब्राह्मण साहित्य को पढ़ा दोस्तों, जिससे आपके दोस्तों काफ़ी कमेंट मिले। दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी। तो दोस्तों आज देखते हैं बौद्ध साहित्य। अब दोस्तों बौद्ध साहित्य देखने से पहले हम इसकी बौद्ध साहित्य की जो भाषा थी दोस्तों, बौद्ध साहित्य की दोस्तों कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए। दोस्तों बौद्ध साहित्य की भाषा अब दोस्तों बौद्ध साहित्य की भाषा क्या थी दोस्तों, इस पर दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों बौद्ध साहित्य की भाषा थी पाली, अर्थात दोस्तों बौद्ध साहित्य की जो भाषा थी पाली। अब दोस्तों पाली भाषा क्या थी दोस्तों, पाली भाषा की यदि हम बात कर लें दोस्तों, इससे पहले हम एक ग्रंथ और देखते हैं दोस्तों, ये साहित्य देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों जिस साहित्य को देखेंगे हम वो साहित्य दोस्तों जैन साहित्य। कौन सा साहित्य दोस्तों, जैन साहित्य। दोस्तों इस जैन साहित्य में दोस्तों आपने सुना होगा या पढ़ा भी होगा दोस्तों, जैन साहित्य लिखे गए थे दोस्तों प्राकृत भाषा में। जैन साहित्य लिखे गए थे प्राकृत भाषा में दोस्तों। और दोस्तों जो जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, इस प्राकृत भाषा को कैसे लिया गया दोस्तों, अर्थात कह दें संस्कृत भाषा को जब को देसी क्षेत्रीय भाषा में बोला जाता है। संस्कृत भाषा को क्षेत्रीय भाषा में बोलना, संस्कृत भाषा को क्षेत्रीय भाषा में बोलना दोस्तों, संस्कृत भाषा को क्षेत्रीय भाषा में बोलना ही क्या कहलाता है, प्राकृत भाषा कहलाता है। अर्थात संस्कृत भाषा को क्षेत्रीय भाषा में बोलना ही क्या कहलाएगा, प्राकृत भाषा कहलाएगा। तो दोस्तों इससे यदि कहें हम प्राकृत भाषा का प्राचीनतम रूप, जिसको दोस्तों अनेक बोलियों को जिसमें सम्मिलित कर लिया गया, अनेक बोलियों को क्या कर लिया गया दोस्तों, बोलियों को इसमें सम्मिलित कर लिया गया, बोलियों को सम्मिलित कर लिया गया। तो दोस्तों कहलाई पाली भाषा। दोस्तों अब दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, प्राकृत भाषा संस्कृत का क्षेत्रीय भाषा में बोलना, अर्थात संस्कृत भाषा को जब क्षेत्रीय भाषा में बोला गया तो कहलाई दोस्तों प्राकृत भाषा। और दोस्तों प्राकृत भाषा का प्राचीनतम रूप, अर्थात प्राकृत भाषा को अनेक बोलियों में बोला गया तो वो दोस्तों कहलाई पाली भाषा। दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इसके दोस्तों बौद्ध साहित्य का जो प्रथम ग्रंथ था दोस्तों, वो था त्रिपिटक। अब दोस्तों त्रिपिटक ग्रंथ था, या इसको साहित्य बोले या दोस्तों ग्रंथ बोले, त्रिपिटक ग्रंथ। दोस्तों ये त्रिपिटक की बात कर लें दोस्तों, बौद्ध धर्म का ग्रंथ था त्रिपिटक। अब इस दोस्तों त्रिपिटक जो ग्रंथ था, इस ग्रंथ को दोस्तों त्रिपिटक क्यों कहा गया, क्यों दोस्तों त्रि का अर्थ होता है दोस्तों तीन, और दोस्तों पिटक का अर्थ होता है टोकरियां। दोस्तों आपके समझ में आ रही होगी अच्छे से कि दोस्तों त्रि का अर्थ होता है तीन और दोस्तों पिटक का अर्थ होता है टोकरियां। अर्थात दोस्तों हम इसे कह सकते हैं तीन टोकरियां। कैसी दोस्तों, ज्ञान की तीन टोकरियां दोस्तों क्या कहलाएंगी, त्रिपिटक कहलाया। दोस्तों ज्ञान की तीन टोकरियां ही क्या कहलाया, त्रिपिटक कहलाया। अब हम ये बात कर लें दोस्तों, त्रिपिटक में कौन कौन से ग्रंथ, तीन ग्रंथों को सम्मिलित, या कह दें दोस्तों तीन ग्रंथों का संग्रह, अर्थात दोस्तों तीन ज्ञान की तीन टोकरियां, तीन ग्रंथों का संग्रह ही क्या कहलाया, त्रिपिटक कहलाया। दोस्तों अब दोस्तों त्रिपिटक में दोस्तों जो पहला आता है दोस्तों, वो आता है दोस्तों हमारा विनय पिटक। दोस्तों पहला आता है विनय पिटक। पहला जो ग्रंथ आता है दोस्तों वो आता है विनय पिटक। अब दोस्तों विनय पिटक की यदि हम बात कर लें, विनय पिटक की, इसमें दोस्तों विनय पिटक के अंदर इसमें दोस्तों नियम, विनय पिटक में दोस्तों नियम
और विनियम सम्मिलित हैं, जिनका दोस्तों बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पालन किया गया था दोस्तों। इसमें दोस्तों ऐसे करें दोस्तों, इसमें वे नियम सम्मिलित हैं, वे नियम संकलित हैं। इसमें दोस्तों वो नियम संकलित हैं जिनका बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पालन किया गया दोस्तों। इसमें वो नियम सम्मिलित हैं जिसका बौद्ध भिक्षुओं द्वारा क्या गया दोस्तों, पालन किया गया दोस्तों। अर्थात दोस्तों कहें हम विनय पिटक में क्या है दोस्तों, विनय पिटक में दोस्तों वो ग्रंथ सम्मिलित हैं, वो नियम सम्मिलित हैं दोस्तों, संकलित हैं, जिनका बौद्ध भिक्षुओं द्वारा क्या किया गया, पालन किया गया दोस्तों। तो पहला जो दोस्तों त्रिपिटक का पहला है विनय पिटक। अब दोस्तों हम दूसरा बात कर लें, दूसरे के दोस्तों हम बात करें तो दूसरा है दोस्तों सुत्त पिटक। दूसरा दोस्तों कौन सा है, सुत्त पिटक। दूसरा दोस्तों है सुत्त पिटक। अब दोस्तों यदि बात कर ली जाए सुत्त पिटक के बारे में, तो दोस्तों सुत्त पिटक क्या है दोस्तों, सुत्त पिटक है नैतिकता व धर्म से सम्मिलित, बुद्ध के उपदेश दोस्तों, बुद्ध के उपदेश समझिए कुछ दोस्तों, नैतिकता व धर्म से सम्मिलित बुद्ध के उपदेश, नैतिकता व धर्म से सम्मिलित बुद्ध के उपदेश किस में आते हैं, सुत्त पिटक में सम्मिलित है दोस्तों। पहला विनय पिटक में दोस्तों इसमें नियम दोस्तों वे नियम संकलित हैं जिनका बौद्ध भिक्षुओं ने क्या किया, पालन किया। और दोस्तों सुत्त पिटक में क्या है, नैतिकता व धर्म से सम्मिलित बुद्ध के उपदेश। अब दोस्तों तीसरा है इसका जो है दोस्तों हमारा, वह दोस्तों अभिधम्म पिटक। यह दोस्तों अभिधम्म पिटक दोस्तों, अभिधम्म पिटक तीसरा है दोस्तों अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक की यदि बात कर ली जाए तो अभिधम्म पिटक में है दोस्तों दर्शन और नैतिकता, दोस्तों दर्शन और नैतिकता तत्व मीमांसा पर, नैतिकता व तत्व मीमांसा पर केंद्रित विचार और दोस्तों केंद्रित विचार, इसमें दोस्तों नैतिकता, ज्ञान और दोस्तों मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं दोस्तों, के सिद्धांत हैं। अर्थात दोस्तों हम पढ़ चुके हैं पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। इन तीनों ग्रंथों के संग्रह को दोस्तों क्या कहा जाता है, त्रिपिटक ग्रंथ कहा जाता है। इन तीनों ग्रंथों के संग्रह को क्या कहा जाता है, त्रिपिटक ग्रंथ कहा जाता है। त्रिपिटक ग्रंथ में कौन कौन है दोस्तों, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, अभी तीनों जो ज्ञान संग्रह है दोस्तों, इनमें दोस्तों पहला विनय पिटक है। इसमें दोस्तों वे नियम संकलित हैं जिनका बौद्ध भिक्षुओं द्वारा क्या किया गया, पालन किया गया। दूसरा दोस्तों सुत्त पिटक, दोस्तों सुत्त पिटक में नैतिकता व धर्म से सम्मिलित बुद्ध के उपदेश हैं दोस्तों। और तीसरा अभिधम्म पिटक, इसमें मेरे मित्रों दर्शन और नैतिकता व तत्व मीमांसा पर केंद्रित विचार हैं। इसी के साथ साथ नैतिकता, ज्ञान और मनोविज्ञान के सिद्धांत भी इसमें दिए गए हैं। तो दोस्तों ये तो थे कौन से, त्रिपिटक की बात हुई दोस्तों। अब त्रिपिटक की बात आगे हम यदि बात कर लें तो दोस्तों आगे आता है दोस्तों
अभिधम पिटक हो गया दोस्तों, पढ़ लिया हमने। उसके बाद दोस्तों आगे पढ़ेंगे हम जातक कथाएं। आगे पढ़ेंगे दोस्तों हम जातक कथाएं। जातक कथाएं दोस्तों, जातक कथाओं की यदि बात कर ली जाए, जातक कथाएं दोस्तों, जातक कथाएं इसको देखेंगे दोस्तों। जातक कथाएं दोस्तों, जातक कथाओं के बारे में आपने अच्छी तरह से सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। अर्थात दोस्तों जातक कथाएं क्या होती हैं, जातक कथाएं क्या हैं, इसके बारे में हम विस्तार से देख लें। तो जातक कथाएं, तो दोस्तों जातक कथाएं इसमें बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियां व कथाओं का संकलन है, कथाओं का संकलन है। अर्थात दोस्तों जातक कथाओं में बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां और उनकी कथाओं का क्या है दोस्तों, संकलन दिया गया है। अर्थात इसमें कहा गया है कि जब बुद्ध का जन्म हुआ था उससे पहले दोस्तों बुद्ध का 550 बार क्या हो गया था, जन्म हो चुका था दोस्तों। 550 बार जन्म हो चुका था, किसका, बुद्ध का। इस जन्म से पहले अर्थात बुद्ध के जन्म से पहले भी बुद्ध का 550 बार जन्म हो चुका था। यह कहा गया दोस्तों किसमें, यह कहा गया दोस्तों किसमें, जातक कथाओं में दोस्तों। अर्थात जातक कथाओं के माध्यम से कहा गया है कि बुद्ध का 550 बार पहले भी क्या हो चुका है, जन्म हो चुका है। अब दोस्तों यदि हम यही बात कर लें जातक कथाओं के बाद में, तो दोस्तों आता है प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है आके कि प्रश्न हमारे सामने ये खड़ा होता है दोस्तों आकर कि बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 550 बार पहले हो चुका था, और दोस्तों इसके बाद दोस्तों बोधिसत्व में कहा गया है कि भविष्य में बुद्ध की कहानियों का क्या है, इसमें दोस्तों वर्णन है दोस्तों। भविष्य में बुद्ध की कहानियों का वर्णन दोस्तों, बोधिसत्व में कहा गया है भविष्य में बुद्ध की कहानियों का वर्णन दोस्तों। भविष्य में बुद्ध की कहानियों का वर्णन, ये क्या कहा गया है कि दोस्तों इस जन्मों के बाद भी, बुद्ध के जन्म के बाद भी भगवान बुद्ध का जन्म होगा, और किस किस रूप में होगा दोस्तों, वो कहा गया जातक कथाओं में, और दोस्तों वो बताया गया बोधिसत्व में दोस्तों। अब दोस्तों हम आगे बात कर लें इसके ही ग्रंथों में, तो अगला ग्रंथ आता है दोस्तों अश्वघोष। दोस्तों अगला आता है हमारा, सॉरी दोस्तों अश्वघोष नहीं दोस्तों, महाकाव्य आता है दोस्तों, जिसे हम कहेंगे दोस्तों बुद्ध चरित्र। क्या कहेंगे दोस्तों, बुद्ध चरित्र दोस्तों, बुद्ध चरित्र। तो दोस्तों ये बुद्ध चरित्र दोस्तों जो ग्रंथ है दोस्तों, या दोस्तों साहित्य है, इसकी रचना दोस्तों अश्वघोष द्वारा की गई, अश्वघोष द्वारा की गई। और दोस्तों अश्वघोष द्वारा इसकी रचना 78 ईसा पूर्व में की गई दोस्तों। 78 ईसा पूर्व इसकी रचना की गई, और दोस्तों 78 ईसा पूर्व रचना करने के बाद दोस्तों यह दोस्तों क्या है, एक महान महाकाव्य है, महान महाकाव्य। इसको दोस्तों दर्जा दिया गया महान काव्य का दर्जा दिया गया बुद्ध चरित्र को, जिसके दोस्तों रचयिता हैं अश्वघोष, और जिसकी रचना हुई थी दोस्तों 78 ईसा पूर्व दोस्तों। अब अगली बात करें दोस्तों दीपवंश। अगला आता है दोस्तों दीपवंश दोस्तों। अगला ग्रंथ आता है दोस्तों दीपवंश ग्रंथ। और दोस्तों दीपवंश ग्रंथ में क्या है दोस्तों, दीपवंश ग्रंथ क्या है इसको देखते हैं दोस्तों। दीपवंश ग्रंथ श्रीलंका के इतिहास से संबंधित है। दीपवंश ग्रंथ ये दोस्तों श्रीलंका के इतिहास से संबंधित है, श्रीलंका के इतिहास से संबंधित है दोस्तों। ये दोस्तों श्रीलंका के इतिहास से संबंधित है, और दोस्तों इसी में श्रीलंका में बुद्ध की यात्रा और उनके कहानियों का वर्णन है दोस्तों। और इसी में दोस्तों श्रीलंका में बुद्ध की यात्रा दोस्तों व उनकी
कहानियों का वर्णन है, कहानियों का वर्णन। दोस्तों श्रीलंका में बुद्ध की यात्रा और उनकी कहानियों का क्या दिया गया है दोस्तों, वर्णन इस ग्रंथ में दिया गया है। आगे यदि हम बात कर लें दोस्तों इस ग्रंथ से बाद में, तो दोस्तों आगे आता है दोस्तों इसी ग्रंथ में श्रीलंका को दोस्तों इसी ग्रंथ में श्रीलंका को अनुराधापुर कहा गया है, अनुराधापुर कहा गया है दोस्तों। इसी ग्रंथ में श्रीलंका को क्या कहा गया है दोस्तों, अनुराधापुर कहा गया है। किस ग्रंथ में, दीपवंश ग्रंथ में दोस्तों श्रीलंका को अनुराधापुर कहा गया है। किस ग्रंथ में कहा गया है, दीपवंश ग्रंथ में श्रीलंका को अनुराधापुर भी कहा गया है दोस्तों। यही हम बात कर लें दोस्तों अब। और दोस्तों यहाँ की जो इस ग्रंथ के अनुसार जो यहाँ के राजा थे, यहाँ के राजा वो थे दोस्तों धातुसेन। कौन थे दोस्तों, धातुसेन बताया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार श्रीलंका के राजा को क्या बताया गया है दोस्तों, धातुसेन बताया गया है। दीपवंश ग्रंथ के अनुसार ही श्रीलंका के राजा को धातुसेन बताया गया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं मिलिंद पन्हो। ये दोस्तों मिलिंद पन्हो ग्रंथ है। इसमें क्या कहा गया है, राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षुओं के वार्तालाप इसमें दिए गए हैं दोस्तों। राजा मिलिंद और दोस्तों और बौद्ध भिक्षुक के भिक्षुकों के संवाद इसमें दिए गए हैं दोस्तों। राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षुकों के संवाद इस ग्रंथ में दिए गए हैं दोस्तों। किसमें, मिलिंद पन्हो ग्रंथ में राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षुकों के क्या दिए गए हैं, संवाद दिए गए हैं। अब आता दोस्तों अगला ग्रंथ जो है दोस्तों महावंश। अब महावंश की यदि दोस्तों हम बात कर लें, तो महावंश की यदि बात करें तो दोस्तों महावंश के अंतर्गत यह तीसरी चौथी शताब्दी ये दोस्तों तीसरी चौथी शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में दोस्तों, तीसरी चौथी शताब्दी में राजा विजय के शासनकाल में, शताब्दी में राजा विजय के शासन काल में लिखा गया, रचित है, लिखा गया, ऐसे कह सकते हैं हम, राजा लिखा गया दोस्तों। और दोस्तों इसमें दक्षिणी एशिया के विभिन्न राजाओं का वर्णन है। इसमें दक्षिणी एशिया के राजाओं का वर्णन है। दक्षिणी एशिया के राजाओं का क्या है दोस्तों, वर्णन है। इसमें दक्षिणी एशिया के राजाओं का क्या है, वर्णन है, अर्थात इसमें दक्षिणी एशिया के जो राजा हैं उनके बारे में बताया गया है। अब दोस्तों हम बात करें महावस्तु अगला था दोस्तों महावस्तु की यदि बात करें दोस्तों, अगला ग्रंथ आता है हमारा दोस्तों आता है महावस्तु। और महावस्तु यदि बात करें इसमें जातक और अवदान कहानियां सम्मिलित हैं। इसमें जातक और अवदान कहानियां संकलित हैं दोस्तों। इसमें अवदान और जातक कहानियों का जो संग्रह है उसे कहा जाता है दोस्तों महावस्तु। अगला आता है दोस्तों उदान। अगला कौन सा है दोस्तों, अगले की हम बात करें उदान। अगला जो ग्रंथ है दोस्तों वो आता है उदान। और उदान के बारे में देखते हैं दोस्तों, यह सबसे
प्राचीन, ये दोस्तों कैसा है, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में से एक है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में से एक है दोस्तों। ये सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में से एक है। ये सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में से एक है। इसमें अंधों और हाथी की कहानी है दोस्तों। इसमें अंधों व हाथी की कहानी है। हाथी की कहानी का वर्णन है दोस्तों। अंधों और हाथी की कहानी है दोस्तों। अर्थात महावस्तु जो है दोस्तों, इसमें जातक उदान कहानियों का संकलन है। और दोस्तों उदान में ये सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों। इसमें अंधों और हाथी की कहानी का वर्णन है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करें अगले ग्रंथ के बारे में दोस्तों, वह है बोधिवंश। दोस्तों अगला है हमारा जो है, ध्यान लिखता हूँ दोस्तों, जिधर नहीं उधर, बोधिवंश। बोधिवंश दोस्तों। और बोधिवंश की यदि हम बात करें दोस्तों, यह श्रीलंका, यह दोस्तों श्रीलंका, यह श्रीलंका में 10वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ है दोस्तों। रचित ग्रंथ है। इस श्रीलंका में दोस्तों 10वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ है। ये श्रीलंका में 10वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ है। इसमें क्या हुआ, इसमें दोस्तों गद्य कविताओं का संकलन है। गद्य कविताओं का संकलन है, जिसे सिंगली भाषा में लिखा गया है दोस्तों। जिसका सिंहली भाषा में अनुवादित है दोस्तों। ये कौन सी दोस्तों, सिंगली भाषा में अनुवादित है दोस्तों। अब दोस्तों अगला देखते हैं हम, मिटाना पड़ेगा दोस्तों। आगे देखें तो अगला है मित्रों जो है हमारा, वह है दोस्तों अभिधर्म मोक्ष दोस्तों। अगला है जो है अभिधर्म मोक्ष में दोस्तों क्या है, इसमें वसुबंधु ने लिखा है। इसे वसुबंधु ने लिखा है। इस ग्रंथ को वसुबंधु ने लिखा है और इसे संस्कृत में लिखा गया है। इसे संस्कृत में लिखा है मित्रों। इसे संस्कृत में लिखा है। थोड़ा बोरिंग टॉपिक है ना। इसे वसुबंधु ने लिखा है और किस में लिखा है, संस्कृत में लिखा है। इसमें अनिवार्य अभिधर्म पर चर्चा की गई है। इसमें अभिधर्म पर चर्चा की गई है। किस पर, अभिधर्म पर दोस्तों। इसमें अभिधर्म पर क्या की गई है, चर्चा की गई है दोस्तों। अब दोस्तों अगला है हमारा जो है विशुद्धि मग्ग दोस्तों। विशुद्धि मग्ग 5वीं शताब्दी में बुद्ध घोष ने लिखा था दोस्तों। इसे 5वीं शताब्दी में इसे दोस्तों 5वीं शताब्दी में किसने लिखा था, इसे 5वीं शताब्दी में बुद्ध घोष ने लिखा था। 5वीं शताब्दी में बुद्ध घोष ने लिखा। इसे 5वीं शताब्दी में किसने लिखा, बुद्ध घोष ने लिखा। इसे 5वीं शताब्दी में बुद्ध घोष ने लिखा। और दोस्तों क्या लिखा था, यह भैरववाद सिद्धांत का संग्रंथ है। यह भैरववाद
यह भैरवाद सिद्धांत का ग्रंथ है। भैरवाद सिद्धांत का ग्रंथ है। और दोस्तों इसे बुद्ध के विभिन्न शिक्षाओं पर चर्चा की गई है। इसमें बुद्ध की विभिन्न शिक्षाओं पर चर्चा की गई है। विभिन्न शिक्षाओं पर चर्चा की गई है। इस पर बुद्ध की विभिन्न शिक्षाओं पर क्या की गई है? चर्चा की गई है। दोस्तों ये पढ़ रहे थे हम बौद्ध साहित्य। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।